नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड एलटी, उत्तराखंड लेक्चरर, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। वही हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, मतलब सारा बैच अलग अलग है। अगर जो आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बिहार से, मध्य प्रदेश, झारखंड से, तो शिक्षक भर्ती से संबंधित सारे बैच यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और हर बैच में एक स्ट्रेटजी के मुताबिक आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं और साथ ही साथ अन्य कंटेंट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों संपूर्ण आपके सिलेबस के अनुसार कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। अलग अलग बैच है, सारे एग्जाम का अलग अलग बैच है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको कंप्लीट यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ पाए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाए। नोट्स कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे रोज पढ़ने की आदत डालिए। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बहुत सारे लोगों की होती है, तो नोट्स जरूर पढ़ा करिए, जिससे आपका रिवीजन बेहतर हो पाएगा और चीजें जो भूलने वाली समस्या होगी वो दूर हो पाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, ताकि आप समय समय पे टेस्ट दीजिए, देख पाइए कि कहाँ पे गलती हो रही है। जहाँ पे गलती हो रही है उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे करंट भी कवर कराया जा रहा है। सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप एप्लीकेशन पे ईमानदारी से पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से बहुत कुछ आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। इट मींस एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो कोई भी वैकेंसी कहीं भी आती है तो जब नया बैच प्रारंभ होगा आपको नए वाले बैच में ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या अगर जो आप इस तरीके से कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। फिर आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा, वहां पे आपको बैच में ऐड करा दिया जाएगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी और बिहार टीजीटी पीजीटी से जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया बैच प्रारंभ हो गया है। और बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए मैं एक स्पेशल सेशन लेकर के आ रहा हूं, जहां पे 3000 प्रश्नों की प्रैक्टिस दोस्तों हम लोग और करने वाले। ये सेशन तो आप करते ही रहेंगे, साथ ही साथ बिहार स्पेशल से मतलब एक तरीके से एक सीरीज और लाई जा रही है जो बिहार स्पेशल के रूप में होगी, लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है जो लोग एडमिशन एप्लीकेशन पे लिए हैं या लेने वाले हैं। चलिए, तो नया बैच बिल्कुल प्रारंभ है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। दिन में इसकी लाइव क्लास होती है और फिर शाम मतलब 1-2 घंटे बाद आपको इसका रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, ताकि जब आप चाहेंगे अपनी क्लास को देख पाएंगे, कर पाएंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए बताइए कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए। और प्रश्न क्या दिया गया है कि लोक ऋण के भार संबंधी समस्या पर किसने विचार किया। तो देखिए दोस्तों, जितने भी अर्थशास्त्री हुए, अर्थशास्त्र के जगत में जितने भी अर्थशास्त्री हुए, सारे अर्थशास्त्री जो थे वो 2 ग्रुपों में बट गए। ठीक है, 2 भागों में बट गए और इनका सार्वजनिक ऋण को लेकर के मत जो था वो अलग अलग था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, मतलब सार्वजनिक ऋण को सरकार जो ऋण लेती है इसके संदर्भ में
सभी अर्थशास्त्री जो है वो दो गुटों में बटे हुए हैं। एक समूह ए जो है वो और समूह बी, ठीक है, दो समूह हो गए। तो समूह ए कहता है कि आप क्या करिए, आप ऋण लीजिए, आप ऋण लीजिए, ऋण लेना अच्छी बात होती है। और जब आप ऋण लेंगे तो आपके देश में जब आप पैसा ऋण लेंगे, विदेशों से ऋण लेंगे, तो जब आप ऋण लेंगे तो आपके देश में निवेश की क्षमता बढ़ेगी। जब आपके पास पैसा होगा तो निवेश की क्षमता बढ़ेगी, और जब निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। ठीक है, राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस ग्रुप ए वाली जो बात मैं कर रहा हूं, इसके समर्थक जो हुए वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुए। ठीक है, वो क्या हुए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, जिसमें डेविड रिकार्डो साहब आते हैं, जिसमें एडम स्मिथ साहब आते हैं, जिसमें लर्नर साहब आते हैं, और जिसमें डोमर साहब आते हैं। ये लोग ये कहते हैं कि भैया हमको क्या करना चाहिए, हमें ऋण लेना चाहिए, ऋण लेंगे तो हमारे देश का निवेश बेहतर होगा, और निवेश बेहतर होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश विकास करेगा। तो लोक ऋण संबंधी समस्या पर विचार किसने दिया, सॉरी, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, अर्थात ग्रुप ए के जो है वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, सॉरी, जिसमें पिगू हैं और हेंसन साहब हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये ग्रुप बी वाले जो अर्थशास्त्री थे, इन लोगों ने ये कहा कि अगर जो ऋण लिया जाएगा, अगर जो ऋण आप लेंगे तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को आपके ऋण को चुकाना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में भविष्य में गवर्नमेंट के ऊपर भार होगा, जिससे जब क्या होगी, गवर्नमेंट ब्याज ही दे देगी तो निवेश की क्षमता कम हो जाएगी और आपकी राष्ट्रीय आय में कमी आ जाएगी। तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा कि ऋण लेना अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो लर्नर हुए, डोमर हुए, इन लोगों ने कहा कि नहीं भैया ऋण मत लीजिए, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है वो मुश्किलात में पड़ जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो इस बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है। तो देखिए सारे अर्थशास्त्री दो भागों में बटे हैं। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुए उन्होंने कहा कि ऋण लीजिए, ऋण लेंगे तो आपके पास पैसा आएगा तो आप निवेश बढ़ाएंगे, निवेश बढ़ाएंगे उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा राष्ट्रीय आय आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो ये कहता है कि नहीं भैया, अगर जो आप ऋण लेंगे तो ऋण लेने की वजह से भविष्य में आपको ब्याज भी चुकाना है, मूल भी चुकाना है, तो भविष्य में जो भावी पीढ़ी आएगी उसको क्या होगा, नुकसान होगा। जो पैसा वो निवेश कर सकती होगी उस टाइम वो निवेश नहीं कर पाएगी, ब्याज के रूप में देना पड़ेगा उसे। तो ऐसी स्थिति में इसको कौन कौन कहता था, लर्नर और डोमर साहब बोलते थे। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनाव करिए। और अभिकथन दिया गया है कि जेम्स बुकानन के विचारानुसार सार्वजनिक ऋण का प्राथमिक भार भावी पीढ़ियों को स्थानांतरित हो गया है। क्या ये बात सही है? और सार्वजनिक ऋण का भुगतान भावी पीढ़ी पर कर लगाकर किया जाता है। बेहतरीन सा प्रश्न है भाई। अगेन ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। ए के अलावा कौन है भाई? बिल्कुल ठीक है, ए के अलावा कोई और है? ठीक है, तो देखिए जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सब के सब गलत बोल रहे हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होने वाला है, सी होने वाला है कि दोनों बातें सत्य है। तो जो जेम्स बुकानन साहब थे वो दूसरे ग्रुप में थे। उनका ये कहना था कि देखिए भैया, अभी जो दो ग्रुप की बात हमने पिछली क्वेश्चन में किया था उसी की बात मैं कर रहा हूं। तो ये बी ग्रुप में थे। इनका ये कहना था कि अगर जो आप ऋण लेंगे, अगर जो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर जो गवर्नमेंट ऋण लेगी तो ऐसी स्थिति में ऋण को चुकाना भी तो पड़ेगा। तो ऋण को चुकाने के लिए गवर्नमेंट को आय चाहिए, और भविष्य में ऋण चुकाना है तो भविष्य में गवर्नमेंट को आय चाहिए। और जब गवर्नमेंट को आय ज्यादा चाहिए तो गवर्नमेंट कहां से आय प्राप्त करेगा? तो अपने देश के अंदर वो क्या करेगा, कर की मात्रा में वृद्धि हो जाएगा, कर देगा, जिससे निजी निवेश में कमी आ जाएगी और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच जाएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ए और आर दोनों सत्य है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा, जिसमें एडम स्मिथ आते हैं, डेविड रिकार्डो आते हैं, जिसमें आपके जेएस मिल आते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग ये बोलते हैं कि भैया देखिए आपको ऋण लेना चाहिए, ऋण लेकर के विकास करना चाहिए। लेकिन बाकी के जो अर्थशास्त्री थे
जिसमें लर्नर आते हैं और जिसमें बुकानन आते हैं, ठीक है, जिसमें बुकानन आते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे आपने देखा लर्नर आते हैं, डोमर आते हैं। कहते हैं नहीं भैया, आप अगर जो ऐसा करेंगे तो भविष्य में चल करके क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि भैया जब ब्याज और मूल वापस करना होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आम जनता पे ही तो टैक्स लगाएगी, और जब आम जनता पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो ऐसी स्थिति में निजी निवेश में कमी आ जाएगी। निजी निवेश में जब कमी आ जाएगी तो फिर क्या होने वाला है, निजी निवेश में जब कमी आ जाएगी तो राष्ट्रीय आय उत्पादन में कमी आएगी, उत्पादन कमी आएगी तो फिर राष्ट्रीय आय में कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है। तो चलिए बताइए, निम्न में से सही कथन कौन सा है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। किसने दिया था भैया मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, ये फिशर साहब का है ना, क्या है, एम भी इज इक्वल टू पीटी। क्या बोला, क्या बोले ये, इन्होंने बोला कि अर्थव्यवस्था में अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी तो इससे जो कीमत स्तर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि सबके पास पैसा होगा तो सभी लोग मांग कर लेंगे, लेकिन कीमत स्तर 2 गुना हो जाएगा, लेकिन मुद्रा का जो मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इजी सी बात है, मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि मार्शल ने मुद्रा की मांग व पूर्ति दोनों पक्षों पे विचार किया। बिल्कुल ठीक है। तो मुद्रा परिमाण के संदर्भ में अगर जो मुद्रा परिमाण के थियरी को पढ़ा जाए तो उसमें मार्शल साहब ने मुद्रा के मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों पक्षों पे विचार किया। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का श्रेष्ठ उपाय क्या है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है, क्या होगा भाई। देखिए मुद्रास्फीति कब आती है, जिसे इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं, और हम और आप क्या बोलते हैं, हम और आप कहते हैं कि बड़ी महंगाई आ गई है अर्थव्यवस्था में। तो कब कहते हैं कि महंगाई आती है, तभी तो कहते हैं कि जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, वस्तुओं की कीमतें जब बढ़ जाती हैं तभी तो हम कहते हैं कि महंगाई आ गई है। तो वस्तु की कीमत क्यों बढ़ती है, वस्तु की कीमत इसलिए बढ़ती है क्योंकि वस्तु की मांग जो होती है वो अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वस्तु की पूर्ति क्या होती है, मांग के अनुरूप नहीं होती है। वस्तु की पूर्ति जो होती है वो कम होती है, वस्तु की मांग तो बहुत ज्यादा है, किसी वस्तु की मांग बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी पूर्ति कम है। इसका मतलब कि जो उत्पादन का स्तर है यहाँ पे उत्पादन जो है वो कम है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि मांग व पूर्ति दोनों बराबर हो जाए। तो मांग व पूर्ति दोनों बराबर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक सेकेंड, मांग व पूर्ति को दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाएगी भैया तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी, अर्थात सभी स्तरों पे उत्पादन जो होगा हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगला, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है। अब जो लोग भी कॉन्सेप्ट की क्लास एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीजों को पढ़ाया है थियरी में, ठीक है, कि साधन लागत पे क्या होता है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इज इक्वल टू क्या होता है। तो जो लोग भी भैया कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ रहे हैं, अब ये सारे प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए, और अगर जो गलत हो रहे हैं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये सब कुछ रटवा दूंगा मैं, सब आप सारे कॉन्सेप्ट को भी पढ़ाऊंगा और सारे क्वेश्चन को भी बताऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक मैं छोड़ूंगा या कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा, बशर्ते आप एप्लीकेशन पे क्लास करिए और यूट्यूब पे क्लास करिए। जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए, जो आपकी क्लास छूट गई है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। मैं विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूं दोस्तों कि अगर जो आप हमारे साथ एप्लीकेशन पे जुड़ रहे हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको और कहीं से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग थियरी पढ़ लेंगे, वहाँ पे हम नोट्स पढ़ लेंगे, वहाँ पे हम लोग टेस्ट दे लेंगे, वहाँ पे प्रीवियस ईयर को देख लेंगे, ठीक है, करंट देख लेंगे। यहाँ पे रोज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं भाई, कहाँ से इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा,
ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जाके तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए की किताब खरीद लेते हैं, लेकिन 3 पन्ना पढ़ के और उस किताब को रख देते हैं। भाई एक बार बैच अगर जो आप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि आप एप्लीकेशन पे भी पढ़ेंगे और यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे, है ना। तो सही इन्वेस्टमेंट जो है उसको करना सीखिए। और चूंकि हमारी भी मजबूरी है, नहीं तो मैं फ्री ऑफ कास्ट सारी चीजें दे देता, लेकिन भैया इंस्टीट्यूट चलाना है तो इसके लिए भी बहुत सारी लागत लगानी पड़ती है ना। तो एक बस मैं ये चाहता हूं कि भैया अगर जो आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ ठीक तरीके से जुड़े हैं, तो आप क्या करिए कि ठीक तरीके से मेहनत करिए और आप सफल होइए। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, इतने सारे लोग गलत बोल रहे हैं, इतने सारे लोग गलत बोल रहे हैं। इतने सारे लोग क्यों गलत बोल रहे हैं भैया? इतने सारे लोग गलत बोल रहे हैं, देखिए कितने सारे लोग गलत बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा भैया। कि देखिए सर, जो एनडीपी होता है वो बराबर होता है राष्ट्रीय आय, और उसमें से विदेशों से शुद्ध साधन आय को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहा है? ये साधन लागत पे बात कर रहा है, ये बाजार मूल्य पे बात नहीं कर रहा है। और अगर जो आपको बाजार मूल्य और साधन लागत में अंतर नहीं पता है तो इसीलिए नहीं पता है कि आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे साधन लागत पे पूछ रहा है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होता है वो एनडीपी इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय, उसमें से विदेशों से शुद्ध साधन आय को घटा देते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अब अगला जो है वो ये है कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है। अब इस बात को देखिए, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं अब बताइए, अब कमेंट करके बताइए। ये भी कॉन्सेप्ट मैंने एप्लीकेशन पे पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है कि बाजार मूल्य पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, ठीक है। तो बताया था ना कि सर जीडीपी, एमपी और उसमें से अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और अनुदान को जोड़ देते हैं। तो भैया जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है या जो भी पढ़ने वाला है, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है। बस मेरा यही, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ भाई कि आप हमारे साथ बने रहिए, एप्लीकेशन पे भी पढ़िए, यूट्यूब पे भी पढ़िए, तभी जाकर के सारी चीजें बेहतर हो पाएंगी, तभी जाकर के आपको और मजा आने वाला है ना। और अगला प्रश्न कि दो राष्ट्रों में यदि एक राष्ट्र को सभी वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? अब फिर वही बात आपको पता होनी चाहिए, निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत किसने दिया? अगर जो एडम स्मिथ को आप पढ़े होंगे, एडम स्मिथ को अगर जो आप पढ़े होंगे तो आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते होंगे, ठीक है। एडम स्मिथ को अगर जो आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से बात आप जानते होंगे। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं कि व्यापार से कुशल राष्ट्र को क्या होगा, लाभ ज्यादा होगा, लेकिन व्यापार से जो अकुशल राष्ट्र होगा उसको लाभ ज्यादा होगा, लेकिन जो कुशल राष्ट्र होगा उसको उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर जो आप निरपेक्ष लाभ की थियरी एडम स्मिथ साहब की पढ़े हैं तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़े हैं तो फिर क्या होगी, मुश्किलात क्रिएट हो जाएगी। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है। तो दो राष्ट्रों के में यदि एक राष्ट्र को सभी वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है, एक को सभी उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यापार में अकुशल राष्ट्र रहेगा उसको लाभ होगा, लेकिन जो कुशल होगा उसको उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब ऐसे प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि तुलनात्मक लाभ के तहत दो राष्ट्रों के बीच विशिष्ट वस्तुओं के मुक्त व्यापार से होगी, क्या होगा भाई? और सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। अब यहाँ पे किसकी याद आ जानी चाहिए?
तुलनात्मक लाभ की बात कौन करता है? डेविड रिकार्डो साहब बोलते हैं। अगर जो रिकार्डो की थियरी पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी। ठीक है, तो तुलनात्मक लाभ के तहत दो राष्ट्रों के बीच विशिष्ट वस्तुओं के मुक्त व्यापार से क्या होने वाला है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि दोनों राष्ट्रों के वास्तविक मजदूरी स्तरों में क्या होने वाली है? वृद्धि होने वाली है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। क्यों वृद्धि हो रही है? क्योंकि यहाँ पे मुक्त व्यापार हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मुक्त व्यापार हो रहा है। इट मीन्स कि आप हमारे देश में आइए, हम आपके देश में जाकर के बेचेंगे। कोई भी तो ना ही गवर्नमेंट प्रशुल्क लगाएगी, ना ही कोई कोटा निर्धारित करेगी, कोई भी बाधा नहीं रहेगा। तो तुलनात्मक लाभ के तहत दो राष्ट्रों के बीच विशिष्ट वस्तुओं के मुक्त व्यापार, मतलब दो विशिष्ट वस्तुएं, दोनों वस्तुएं जो हैं वो विशिष्ट हैं। दोनों वस्तुएं क्या हैं? विशिष्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों राष्ट्रों में वास्तविक मजदूरी स्तर में वृद्धि हो जाएगी। जैसे हम अगर जो आपको एक छोटा सा उदाहरण दें तो मान लीजिए कि ये हमारा देश भारत है, ये भारत है और ये जो है दोस्तों सऊदी अरब है। ठीक है, सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब के पास क्या है? पेट्रोलियम है। ठीक है, इनके पास क्या है? पेट्रोल है। तो ये भारत की मांग क्या है? पेट्रोल की। तो ये हमें पेट्रोल देते हैं और सऊदी अरब को हम क्या देते हैं? फल फ्रूट देते हैं, गेहूं चावल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको हम क्या करते हैं? खाद्यान्न प्रोवाइड करते हैं। तो भैया ऐसी स्थिति में जब दोनों देश आपस में व्यापार कर रहे हैं तो भारत के लिए विशिष्ट क्या होगा? पेट्रोल होगा और सऊदी के लिए विशिष्ट क्या होगा? जो गेहूं है, चावल है, या जो फल है, या जो मसाले हैं, जो भी हम लोग निर्यात करते हैं उनको वो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों क्या हो रहा है? ऐसी स्थिति में दोनों देश जो हैं वो अपने मजदूरों की मजदूरी स्तर में वृद्धि देखेंगे, क्योंकि भैया निर्यात हो रहा है, वस्तुओं का निर्यात हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा निर्यात होगा तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा और जब ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा लाभ मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा तो जो मजदूरी का स्तर होगा वो दोनों देश में बेहतर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि वर्तमान में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किसके अधीन आता है? बिल्कुल ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किसके अधीन आता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े जरूर होंगे। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है वो किसके अधीन आता है? तो वो अधीन आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों देखिए, जनसंख्या से संबंधित जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आप न्यूज में देखते हैं या न्यूज में सुनते हैं तो वो नीचे लिख के आता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रसारित। ठीक है, तो नीचे लिख के आता है जनसंख्या से संबंधित कोई भी चीजें होती हैं तो उससे नीचे लिख के आता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 उद्देश्य है जनसंख्या को इस वर्ष तक स्थिर रखने का। जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई थी उसके अंतर्गत एक लक्ष्य रखा गया था कि भारत की जनसंख्या को इस वर्ष तक स्थिर कर लिया जाएगा, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर को बराबर कर दिया जाएगा। जन्म दर और मृत्यु दर को क्या कर दिया जाएगा? बराबर कर दिया जाएगा, अर्थात जनसंख्या में ना ही कमी देखने को मिलेगी और ना ही जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? 2045 तक। सभी लोग 2045 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत किया गया था और 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित मदों में से किसे देश के भुगतान संतुलन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा? भुगतान संतुलन में किसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा भैया? चलिए बताइए क्या उत्तर आएगा भाई? बिल्कुल ठीक है, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या होता है भैया? तो ये होता है कि कोई एक देश है, जैसे मान लीजिए ये अपना देश है भारत एक वर्ष में विश्व के अन्य देशों के साथ जो भी लेन देन कर रहा है
उसी का लेखा जोखा क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन कहलाता है। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है कि इस भुगतान संतुलन में हम किसे शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप कहिए ना कि सर जी भुगतान संतुलन में हम टैक्स को शामिल नहीं करेंगे। अर्थात टैक्स क्या होगा? आयात और निर्यात पे लगने वाला शुल्क। ये गवर्नमेंट की क्या होगी? ये गवर्नमेंट की आय होगी। ठीक है, तो ये जो प्रशुल्क होता है, गवर्नमेंट जो आयात और निर्यात, आयातित वस्तु और निर्यातित वस्तु पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? प्रशुल्क बोलते हैं। तो भुगतान संतुलन की गणना जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स के द्वारा प्राप्त आय को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए बताइए अगला प्रश्न। बिल्कुल ठीक। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भैया? चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। शिवानी श्रीवास्तव जी, फातिमा जी, अर्चू जी, नरेंद्र कुमार जी, ललिता साके जी, निशा जी। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों वाला है। अगला प्रश्न बहुत छोटे से बच्चों वाला है। क्या उत्तर आएगा भाई? छोटे से बच्चों वाला है, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग गलत करते हैं इस प्रश्न को। बहुत बड़े बड़े लोग इस प्रश्न को गलत करते हैं भाई। ठीक है, क्या होगा? डी बोल रहे हैं कि सर प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे और हम क्या बोलते हैं? जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, जिसे और हम क्या बोलते हैं? अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलता है? मुख्य रूप से ये कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। और यहाँ पे कृषि में संलग्न कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात उनका उत्पादन में लगे रहने या न लगे रहने से उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो लोग लगे हुए हैं खेती में, उनको ये लगता है कि वो क्या कर रहे हैं? रोजगार प्राप्त है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको ये बता दूं कि एक किसान है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है राम। ठीक है, राम सेवक उसका नाम है। एक किसान है जिसका नाम राम सेवक है। अब राम सेवक की क्या होती है? राम सेवक के पास 2 एकड़ की जमीन है। 2 एकड़ उसके पास जमीन है, तो 2 एकड़ में वो मान लीजिए कि 5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है। लेकिन अब राम सेवक की क्या हो गई? शादी हो गई और राम सेवक के 2 बच्चे हो गए। एक का नाम हो गया श्याम और दूसरे का नाम हो गया मोहन। तो अब श्याम और मोहन पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे या उनकी हालात अच्छी नहीं थी, तो वो भी एक तरीके से बेरोजगार ही हो गए। तो उन्होंने कहा कि चलिए भैया 2 एकड़ भूमि है, पापा के साथ हम क्या करते हैं? हाथ बटाते हैं, खेती करते हैं। तो अब राम सेवक अकेला मिलके 2 एकड़ पे 5 क्विंटल क्या कर रहे थे? उत्पादन कर रहे थे गेहूं का। लेकिन अब श्याम और मोहन के आ जाने से अब 3 लोग हो गए, लेकिन 3 लोग भी जब इस भूमि पे 2 एकड़ भूमि पे उत्पादन कर रहे हैं, तो 5 ही क्विंटल धान या गेहूं मिल पा रहा है या उत्पादन हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है। ऐसा नहीं होता है कि भूमि पे लोगों को आप लगाते चले जाएंगे और उत्पादन का स्तर बढ़ता जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि जब कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या घटाने पर उत्पादन में कोई कमी नहीं हो। अगला प्रश्न। भारत में निर्धनता की संरचना को निर्धारित करने वाली प्रवृत्तियां क्या है? हाँ बिल्कुल ठीक है। जो हमारे किसान हैं वो क्या कर रहे हैं कि एमएसपी के लिए एक बार और आंदोलन कर रहे हैं। और आप लोग भी इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या समस्या है। तो अगर जो बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो एमएसपी को कानूनी गारंटी मांग रहे हैं किसान। अर्थात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर जो हमको धान बेचना है तो आप एमएसपी के तहत कह तो रहे हैं कि 2200 रुपये पर कुंटल के हिसाब से हम धान बेचेंगे, लेकिन ये इसकी गारंटी किसानों को नहीं मिल पा रही है। अब सरकार के सामने क्या समस्या है
कि अगर जो सरकार गारंटी दे देता है किसानों को, या एमएसपी को एक कानून बना देता है कि आपको 2200 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से बेचना ही बेचना है, तो अब सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाएगी। अब अर्थव्यवस्था में कैसे उत्पन्न हो जाएगी? क्योंकि आप पढ़ते हैं कि धान हो गया चाहे गेहूं हो गया, ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान होती है धान या गेहूं की मंडी में। तो पूरे भारत में क्या होता है कि एक ही समय पे ये फसलें काटी जाती हैं, तो उत्पादन का स्तर क्या होता है? उत्पादन का स्तर ऑटोमेटिक क्या होता है कि हमारे देश में धान या गेहूं का बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में मांग जो होती है वो कम होती है और पूर्ति क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में ज्यादा होता है धान का या गेहूं का। तो ऐसी स्थिति में किसान की मजबूरी बन जाती है कि वो एमएसपी से नीचे कीमत पे ही क्या करे, अपने धान को वो बेच दे। तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट ने उससे वादा किया है कि हम 2200 रुपए में आपके धान को बेचेंगे, अब वो क्या कर पा रहा है, वो बेचारा उसका धान सड़ न जाए इस चक्कर में वो 1500 रुपए में ही बेच दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये समस्या है किसान की। ठीक है, और ये समस्या है गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे धान और गेहूं जो है वो भारत के हर राज्यों में एक ही समय पे हर जगह काटे जाते हैं। तो भैया गवर्नमेंट भी क्या करेगी? गवर्नमेंट सबके धान और गेहूं को नहीं ना खरीद पाएगी। तो गवर्नमेंट के पास इतना भंडार हो जाएगा, गवर्नमेंट उसको संभालेगी कैसे? तो ऐसी स्थिति में ये जो किसान हमारे हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमको आप एमएसपी कानून पारित करके दीजिए। लेकिन ऐसा हमारी समझ से ये जो है कानून नहीं पारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि कुछ इसके लिए गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए कि किसानों को इस प्रकार की समस्या ना हो कि 2200 रुपए की जगह पे 1500 रुपए में वो अपनी फसलों को बेचते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे किसानों को लॉस ना हो। क्योंकि भैया कानून पारित कर देंगे तब तो बहुत मुश्किलात क्रिएट हो जाएंगे। क्या उत्तर आ जाएगा भाई? हाँ, तो क्या उत्तर आ जाएगा? तो भारतवर्ष में जैसे देखिए कानून पारित होगा ना तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था डिसबैलेंस हो जाएगी। अर्थव्यवस्था डिसबैलेंस का मतलब ये होगा कि अभी तो क्या हो रहा है कि ब्लैक में बेच करके कुछ लोग ऐसे हैं कि ब्लैक में खरीद करके वो क्या कर रहे हैं, धान या वो गेहूं अपने पास रख ले रहे हैं। लेकिन जब सभी लोग गवर्नमेंट को बेचने लगेंगे और ऐसी स्थिति में उनको वाजिब कीमत केवल गवर्नमेंट से मिलेगी तो फिर खाद्यान्न की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जो है वो खाद्यान्न वितरण ठीक तरीके से नहीं कर पाती है, खामी ये भी है। तो यही दो पेच फंसी हुई है, समस्या किसानों को भी है और समस्या गवर्नमेंट को भी है। देखिए क्या होता है आगे। चलिए अगला प्रश्न कि भारतवर्ष में निर्धनता की संरचना को निर्धारित करने वाली प्रवृत्तियां कौन सी है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि देखिए सर पूंजी निर्माण की निम्न दर, बात 100% ठीक है। और जनसंख्या की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकता की तुलना में उपभोग वस्तुओं के उत्पादन की निम्न दर, ये भी ठीक है। और निर्धन वर्ग द्वारा अतिरिक्त श्रमिकों से होने वाली अनुपयोगिता के वहन द्वारा उत्पादित वस्तुओं के अनुपयुक्त वितरण के सह अस्तित्व के द्वारा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। हाँ, किसानों का बिल्कुल, किसान जो है उनकी समस्या जेन्युइन है, किसानों की समस्या जेन्युइन है। उनसे कहा तो जा रहा है कि हम एमएसपी देंगे, लेकिन उनको मिल कहाँ रहा है? न्यूनतम समर्थन कीमत उनको मिल कहाँ रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि सभी लोग एक ही समय में फसल काट रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न कि फर्मों के मध्य नैश संतुलन के लिए निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भैया नैश संतुलन के लिए? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि देखिए सर जी फर्मों के मध्य नैश संतुलन के अंतर्गत हम लोग ये बात करते हैं कि दो फर्म होते हैं लेकिन दोनों फर्म आपस में कभी एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें फर्में एक दूसरे की क्या करती हैं, सहयोग नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा।
और फर्में स्वतंत्र रूप से भी कार्य करती हैं तथा निर्णय लेती हैं। बात तो ये भी ठीक है, डी भी ठीक है, बी भी ठीक है। ठीक है, डी भी इसमें सही है और इसमें बी भी सही है, दोनों ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जिस प्रकार स्वतंत्र व्यापार प्रचुर साधन की कीमत को बढ़ा देता है और दुर्लभ साधन की कीमत को घटा देता है, उसी प्रकार से संरक्षण क्या करता है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है कि जिस प्रकार स्वतंत्र व्यापार प्रचुर साधन की कीमत को बढ़ा देता है और दुर्लभ साधन की कीमत को घटा देता है, उसी प्रकार संरक्षण क्या करता है? जैसे देखिए, स्वतंत्र व्यापार की बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि अगर जो हमें ये बाध्यता होती कि विश्व में किसी एक देश से ही पेट्रोल खरीदना है, हमें या तो इराक से खरीदना है, या तो ईरान से खरीदना है, या तो सऊदी अरेबिया से खरीदना है, अगर जो हमारे पास प्रतिबद्धता होती तो भैया एक देश जब हमें तेल निर्यात करता है तो वो मनमानी कीमत वसूल करता। लेकिन जब हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जाते हैं तो वहां पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे देश मिल जाते हैं जहां से हम तेल अपने देश में आयात कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वहां पे अब एक तरीके से पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान हो जाती है। तो स्वतंत्र व्यापार जब होता है तो मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होता है, अर्थात हमें कम कीमतों पे पेट्रोल मिल जाता है। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि दुर्लभ साधन की कीमत को घटा दिया जाए और उसी प्रकार संरक्षण। तो क्या होगा भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया? जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि दुर्लभ साधन की कीमत को बढ़ा देगा और प्रचुर साधन की कीमत को ये क्या कर देगा? घटा देगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर जो दुर्लभ साधन की कीमत को घटा दिया जाए और उसको क्या कर दिया जाए? संरक्षण दे दिया जाए। जब संरक्षण दे दिया जाएगा तो दुर्लभ साधन की जो कीमत होगी वो बढ़ जाएगी और जो प्रचुर साधन की कीमत होगी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इजी सी बात है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, बिल्कुल ठीक है, बात सही है, बात सही है। चलिए इस बात को क्लोज करते हैं, है ना। मतलब हमारी जो समझ है वो यही है कि किसानों के साथ भी अन्याय हो रहा है। गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है कि मैं 2200 रुपये दे रहा हूँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहा हूँ धान पे, लेकिन वो किसानों को मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि देश के सभी भागों में एक ही समय पे फसल की कटाई होती है और पूर्ति बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है, मांग कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसानों को कम मूल्य पे अपने धान या गेहूं को बेचने की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो घर में नहीं रख सकता, सड़ जाएगा। तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अगर जो एक कानून पारित कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमारी जो बाजार की स्थिति है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। फिर ये जो मांग व पूर्ति की अवधारणा वाली बात होती है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी समस्या है, गवर्नमेंट के लिए भी है और किसान के लिए है। तो किसान के लिए भी है, तो दोनों को मिलकर के कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। अगला प्रश्न, चलिए अब इसको खत्म करते हैं, है ना। अगला प्रश्न कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करता कौन है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सर जी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक के रिपोर्ट को कौन प्रकाशन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इसमें ये 3 चरों को शामिल करता है: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और जीवन निर्वाह स्तर। अगला प्रश्न, चलिए कि भारत में वित्तीय समावेशी कोष बनाने का निश्चय वित्तीय समावेशी समिति की संस्तुति के आधार पर किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई? बिल्कुल ठीक। चलिए, तो क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं,
बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सरकार में वित्तीय समावेश कोष बनाने का निश्चय वित्तीय समावेशी समिति की संस्तुति के आधार पे किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन थे। ठीक है, बात को यहीं पे क्लोज करिए, नहीं तो चूंकि आप लोग बात करेंगे तो कई बातें मैं भी बोलने लगूंगा, फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, क्या है कि किसान की समस्या सबसे बड़ी क्या है कि किसान जब बीज खरीदता है तो वो रिटेल रेट पे बीज खरीदता है। ठीक है, पानी चलाता है तो वो खुरदुरे रेट पे पानी चलाता है, बीज खरीदता है तो खुरदुरे रेट पे बीज खरीदता है। तो किसान भैया खरीदता तो महंगा है लेकिन बेच सस्ता रहा है। तो किसान को समस्या तो है भाई, जरूर है, 100% है कि जब जब फसल वो लगा रहा है तो उस फसल में जब पैसा लगा रहा है तो खुरदुरा रेट पे सब खरीद रहा है और क्या हो रहा है कि वो हर चीज महंगी कीमत पे ले रहा है, लेकिन जब बेचने की बारी आ रही है तो भाई सस्ता उसे बेचना पड़ रहा है। तो भैया जेन्युइन समस्या है, जेन्युइन समस्या। अगला प्रश्न, क्या उत्तर होगा कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्थित है? सॉरी, अंकटाड कहां पे स्थित है ये पूछ रहा है। ठीक, क्या उत्तर होगा भाई कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड कहां पे स्थित है? तो जैसा कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जेनेवा की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जेनेवा की बात बोल रहे हैं और कोई? जेनेवा के अलावा, जेनेवा के अलावा कोई और है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ना? ये बोल रहे हैं ना? ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में, और ये जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कि किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्रियों को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, डी बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग डी बोल रहे हैं। तो जितने भी महानुभाव डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। इसे विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र बोला जाता है, जिसमें विश्लेषण होता है, विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र बोला जाता है। तो जितने भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, कि यदि एक उत्पाद बेबलन वस्तु है तब, एक उत्पाद कोई अगर जो बेबलन वस्तु है तो ऐसी स्थिति में कौन सी बातें ठीक होंगी? चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेबलन वस्तु क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेबलन वस्तु क्या होता है? कमेंट करके बताइए, बेबलन वस्तु की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बी ए बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो भैया बेबलन वस्तु जो होता है ना, इसका मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित होता है। ठीक है, और बेबलन वस्तु क्या होता है? ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन वस्तुओं की अगर जो कीमतों में वृद्धि आती है तो लोग अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में इसकी मांग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। जैसे सोना हो गया, हीरा हो गया, लग्जरी कार हो गया, इनकी कीमतों में जब वृद्धि होती है तो लोग इसकी मांग को भी बढ़ा देते हैं। कुछ लोग जब इनकी कीमतों में वृद्धि होती है तो लोग इनकी मांग को भी बढ़ा देते हैं, इसलिए बढ़ा देते हैं कि उनको ये दिखाना होता है
कि उन्हें प्रदर्शित करना होता है कि हम अमीर हैं। तो बेबलन वस्तु के संदर्भ में बाजार का नियम लागू नहीं होता है। बाजार का नियम हमें क्या बताता है? बाजार का नियम हमें ये बताता है कि अगर जो वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो इसकी मांग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। लेकिन जो बेबलन वस्तु होता है उसमें अगर जो कीमतें बढ़ रही हैं तो जो उपभोक्ता होते हैं वो अपने अमीरी का प्रदर्शन करने के लिए इन वस्तुओं की मांग को भी बढ़ा देते हैं। अर्थात क्या होगा? मांग कीमत से सीधे रूप से क्या होगा? संबंधित होगा। अगला, कुल अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है कब? किसने दिया था भैया ये थियरी? कुल अधिकतम लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? आपको पता ही होगा किसने दिया था यार? डाल्टन ने दिया था ना। किसने दिया था? किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। एक सेकेंड, किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। क्या कहा था? क्या कहा था? कहा था कि सीमांत सामाजिक त्याग सीमांत सामाजिक लाभ के बराबर होनी चाहिए। अर्थात सीमांत सामाजिक त्याग, ये त्याग कौन कर रहा है? ये करदाता, टैक्स पे करने वाले। अर्थात करदाता को टैक्स पे करके जितना नुकसान पहुंचता है उतना ही फायदा समाज, उतना ही फायदा जब गवर्नमेंट ये पैसा अर्थव्यवस्था में डालता है तो उतना ही फायदा किसी व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। अर्थात जो लाभ प्राप्त करता है, जितना त्याग इसे करना पड़ता है करदाता को, उतना ही लाभ प्राप्तकर्ता को लाभ होना चाहिए, तभी समाज का लाभ अधिकतम होगा। ये डाल्टन ने कहा कि भैया गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स वसूलती है। जब टैक्स वसूल करती है तो जो टैक्स पेयर होते हैं वो त्याग करते हैं, टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। तो टैक्स पेयर क्या कर रहे हैं? सीमांत त्याग कर रहे हैं। और जब ये टैक्स पेयर पैसे का त्याग कर रहे हैं तो जितना उनको नुकसान पहुंच रहा है उतना ही फायदा जब ये पैसा गवर्नमेंट सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को बना रही है, तो जहां पे ये पैसा डाल रही है उतना ही लोगों को क्या होना चाहिए? इससे लाभ मिलना चाहिए, तब जाकर के समाज का कल्याण क्या होगा? अधिकतम होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, आप एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि अभिकथन दे दिया गया है और तर्क दे दिया गया। प्यारा सा प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है कि अभिकथन है और कारण है। और दोस्तों देखिए, क्लास रोज करिए, पढ़िए रोज, है ना। सफलता ऐसे नहीं है कि एक दिन पढ़ेंगे 3 दिन नहीं पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। तो भैया आधा अधूरा मेहनत न करिए कि ठीक है मन किया तो पढ़ लिए, मन किया तो छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपकी जिंदगी को ऊंचाई पे अगर जो कुछ ले जा सकता है तो वो इस प्रकार की क्लासेस ही हैं, ज्ञान ही है। तो ज्ञान को इकट्ठा करिए, क्लास को देखते रहिए, रोज क्लास देखिए, नहीं तो जहां पढ़े हैं पढ़े रह जाएंगे, जिंदगी क्या हो जाएगी? बीत जाएगी। तो भैया अगर जो आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके पास सारी चीजें हैं, तो क्यों ना उसको सार्थक वे में आप यूज करें। आपका मेंटल जो क्या बोलते हैं ना कि जो दिमाग में भ्रांतियां इधर उधर की घूमती है वो नहीं घूमेंगी। अगर जो आप अपने आप के ऊपर मेहनत करेंगे तो 50 तरीके की समस्याएं होंगी जो ऑटोमेटिक क्या होंगी? आपसे दूर हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में यार अपने ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अकेला रहने का प्रयास करिए, अकेले रहिए, अकेले रहिए। नहीं कुछ कर रहे हैं फिर भी अकेले रहिए, अकेले बैठे रहिए, ठीक है। उसके बाद पढ़ते रहिए। तो थोड़ा सा अकेले होने की आदत भी डालिए अगर जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। नहीं तो हमेशा इधर उधर व्यस्त रहेंगे तो आपको अपने लिए कोई समय मिलेगा ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया है। तो क्या बोल रहा, क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं सभी लोग बी बोल रहे हैं। और कोई बी के अलावा? बी के अलावा तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि देखिए सर, भारत में पब्लिक सेक्टर में स्वस्थ औद्योगिक आधार के विकास में सहयोग दिया है। बात 100% ठीक है। भारत का जो पब्लिक सेक्टर है इसने स्वस्थ औद्योगिक आधार के विकास में सहयोग दिया है, देयर इज नो डाउट। उसके बाद पब्लिक सेक्टर राज्य के नियंत्रणाधीन है और समुचित नीति तैयार करने और वित्तीय तथा अन्य सहयोग देने में राज्य की भूमिका से पब्लिक सेक्टर को बहुत
क्या होती है दोस्तों, मदद मिलती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए बिल्कुल ठीक है सरिता दुबे जी, ठीक है कोई बात नहीं है, क्लास करनी चाहिए, लाइव करें या बाद में करें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न कि वित्तीय द्वैतवाद सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? वित्तीय द्वैतवाद सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब वित्तीय द्वैतवाद की एक ये बड़ी धारणा है दोस्तों, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसकी एक बड़ी धारणा है। तो एच माइंट साहब इसकी बात करते हैं। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि वित्तीय द्वैतवाद का सिद्धांत एच माइंट के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न कि तकनीकी प्रगति को हिग्स पूंजी प्रधान कहा जाएगा जब स्थिर पूंजी श्रम अनुपात पर श्रमिक पूंजी के प्रति प्रतिस्थापन दर हो। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, और दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूं कि वहां पे अगर जो आप ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे, साथ ही साथ कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी वहां पे दिए जा रहे हैं, नोट्स को रोज पढ़ने की आदत वहां पे डालिए। टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट को रोज अटेम्प्ट करिए, देखिए, रोज नहीं तो 2 दिन में या 3 दिन में एक टेस्ट अटेम्प्ट करिए, देखिए कि कहाँ पे गलती हो रही है, उस गलती को सुधार करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, करंट भी दिए जा रहे हैं। ईमानदारी से अगर जो आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं और यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भैया कहीं से भी कुछ छूटने वाला नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको 2, 4, 10 लाइन में डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, किया जा सकता है, उसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी होती है। तो दोस्तों एडमिशन ओपन है, जिन लोगों ने भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए। दोपहर में लाइव क्लास होती है, बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाती है। इन केस अगर जो लाइव क्लास नहीं जुड़ पाए तो बाद में भी आपको क्लास मिल जाएगी। अलग अलग बैचेज हैं, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, सारी बैचेज अलग अलग है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भैया? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। देखिए, तकनीकी प्रगति को हिग्स पूंजी प्रधान कहा जाएगा, बिल्कुल ठीक है, जब स्थिर पूंजी श्रम अनुपात पर श्रमिक पूंजी को प्रतिस्थापन दर हो क्या हो जाती है? घट जाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को भी दोस्तों क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, हिग्स को पढ़ना पड़ेगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि कॉरिडोर के आर्थिक विकास के मॉडल के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करिए और विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि कॉरिडोर के आर्थिक विकास के मॉडल के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पे आपको विचार करना है और विचार करके बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। चलिए भाई विचार करके बताइए क्या क्या उत्तर आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आज का सेशन थोड़ा सा कठिन है, एक बात समझ लीजिएगा, डिमोटिवेट नहीं होइएगा। अगर जो प्रश्न नहीं आएगा तो डिमोटिवेट ना होइएगा, क्योंकि आज के प्रश्न थोड़े से कुछ कठिन हैं। तो अगर जो आपने कॉरिडोर को पढ़ा होगा और उनकी पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी 1960 में, इजी ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, उसी पुस्तक में उन्होंने आर्थिक विचार की अवधारणा को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। और उन्होंने ये कहा था कि जो निवेश होता है वो क्या होता है? लाभ दर का फलन होता है। अर्थात निवेश की मात्रा अगर जो अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन भी अधिक होगा, और उत्पादन अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में लाभ भी अधिक होगा। वहीं दूसरी तरफ बात यह भी ठीक है कि अगर जो निवेश कम होगा तो ऐसी स्थिति में उत्पादन कम होगा,
और जब उत्पादन कम होगा भैया तो लाभ भी कम होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, केवल और केवल सी बोल रहे हैं, सिर्फ एक की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, लेविस के द्विक्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता सही है। लेविस का द्विक्षेत्रीय मॉडल, थोड़ा आराम से करिएगा। क्या बोलते हैं भैया लेविस साहब? लेविस साहब क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि देखिए अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं। पहला जो है वो है कृषि। ठीक है, अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, पहला जो है वो है कृषि और दूसरा जो क्षेत्र है वो है उद्योग। ठीक है, और जो कृषि है ना, यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे श्रम का अतिरेक पाया जाता है। श्रम का क्या पाया जाता है? अतिरेक पाया जाता है। अब श्रम के अतिरेक का मतलब क्या हो गया कि जितने लोग उत्पादन कार्य में संलग्न होने चाहिए उससे ज्यादा लोग उत्पादन कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग उत्पादन में लगे हुए हैं। अर्थात यहाँ पे एक तरीके से प्रचंड बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान है कि कुछ लोग अननेसेसरी रूप से उत्पादन में लगे हैं। उनके उत्पादन में लगे रहने या न लगे रहने से उत्पादन पे कोई असर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो कृषि के अंदर श्रम का अतिरेक है, इस श्रम के अतिरेक को उद्योगों के तरफ भगाइए, उद्योगों की तरफ इनको क्या करिए, पलायित कराइए। तो जब उद्योगों के तरफ पलायित करेंगे तो उद्योग में श्रम शक्ति जो होगी वो बढ़ेगी, और जब कृषि में श्रम का अतिरेक खत्म हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि देश जो है वो आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो गया है, देश आर्थिक विकास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, श्रम की असीमित आपूर्ति सिद्धांत। ठीक है, यही तो इसी में तो द्विक्षेत्रीय मॉडल दिया था, श्रम की असीमित आपूर्ति, यही उनका मॉडल है, श्रम की असीमित आपूर्ति सिद्धांत। इसी सिद्धांत पे उन्होंने द्विक्षेत्रीय मॉडल दिया। तो ऐसी स्थिति में है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, श्रम का आधिक्य है। अर्थात यही तो मैंने बताया कि भैया जो कृषि क्षेत्र है, ये कृषि कहाँ पे होती है, ग्रामीण इलाके में ही होती है। तो कृषि क्षेत्र में श्रम का अतिरेक है, अर्थात जितने लोग कृषि में लगने चाहिए उससे बहुत ज्यादा लोग कृषि में लगे हुए हैं। तो इन लोगों को जो श्रम का अतिरेक है, इसको उद्योगों के तरफ पलायित करिए, उद्योगों की तरफ भेजिए, और जैसे ही श्रम का अतिरेक खत्म हो जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा कि देश आर्थिक विकास पे अग्रसर हो जाएगा। यही लेविस का, या इनको लुईस भी बोला जाता है, लेविस या लुईस का श्रम की असीमित आपूर्ति का सिद्धांत है। तो आज के बाद कभी भी इसे भूलिएगा नहीं सर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारत में शून्य आधार बजट किस वर्ष में अपनाया गया। चलिए, फातिमा जी, ललिता जी, सरिता दुबे जी, पूजा मिश्रा जी, अफसाना सिद्दीकी जी, अरविंद कुमार जी, राजेश सिंह जी, रोहित कुमार जी, ठीक है, अफजल हसन जी। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। जितने लोग लाइक नहीं किए हैं, जितने लोग लाइव क्लास देख रहे हैं उतना भी लाइक नहीं है। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या बहुत कम है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी डी, इतने सारी विविधता क्यों आ रही भैया? किसने दिया था? पीटर पायर ने दिया था ना शून्य आधार बजट की अवधारणा। किसने दिया था? पीटर पायर ने दिया था ना, कई पीटर पायस भी दिया रहता है। तो पीटर पायर या पीटर पायस ने क्या कहा था कि जब गवर्नमेंट क्या करे, नई बजट का निर्माण करे तो वो बिल्कुल नई होनी चाहिए। पुराने वर्ष में किस क्षेत्र में कितना निवेश किया गया इस पे गवर्नमेंट को देखना नहीं चाहिए, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब अगर जो आप वर्तमान वर्ष 2024 के लिए बजट तैयार कर रहे हैं तो 2024 में आप शिक्षा पे कितना खर्च करेंगे, आप स्वास्थ्य पे कितना खर्च करेंगे, आप परिवहन पे कितना खर्च करेंगे, ये सब डिसाइड करिए। ये मत देखिए कि पिछली साल कितना खर्च किया था
और आज कितना खर्च करने की जरूरत है। तो जब भी बजट देखिए बनाइए तो ऐसा बनाइए कि प्रत्येक मद क्या हो, नई हो। यही बोलते हैं भैया पीटर पायर साहब। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको रोज क्लास शाम को 7 बजे से देखने को मिलती है। 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि 7 बजे ही लाइव आ जाऊं। ठीक है, किसी भी कंडीशन में मैं 7 बजे ही लाइव आ जाऊं। चलिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बाजार असफलता का नहीं है। बाजार में असफलता क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल ठीक है, तो आप कहेंगे कि कौशल की मितव्ययता। मतलब यहां पे क्या है भैया, यहां पे श्रम शक्ति अर्थात जो कौशलवान लोग हैं, जो उत्पादन कर सकते हैं, जिनके पास क्षमता है, जो क्षमतावान व्यक्ति हैं, क्षमता वाले व्यक्ति जो हैं, उनकी मितव्ययता नहीं है, उसकी मितव्ययता नहीं है। ठीक है, बात को समझिए। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बाजार असफलता का नहीं है। तो बाजार असफल इसलिए नहीं हो जाएगा कि वहां पे कौशल की अमितव्ययता देखने को मिलेगी। ठीक है, वो असफलता इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि एकाधिकार होता है। तो एकाधिकारी बॉस होता है भाई, हम इस कीमत पे बेचेंगे, क्या कर लोगे। असीमित सूचना के आधार पे भी हो सकता है और वाह्य मितव्ययता के भी आधार पे हो सकता है। लेकिन जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, कौशल की मितव्ययता, इसके आधार पे दोस्तों बाजार असफलता नहीं देखा जा सकता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि ब्याज की बाजार दर में बॉन्ड की कीमतों में क्या होगा। और आज का सेशन थोड़ा सा कठिन था दोस्तों, हो सकता है कि वर्तमान में आपको सेशन आसान मतलब क्वेश्चन आसान दिख रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग से सारे प्रश्न थोड़े से कठिन थे। तो एक बार पुनः इस सेशन को और जरूर देख लीजिएगा। जितने लोग भी लेट से ज्वाइन किए हैं, एक बार इस सेशन को जरूर और देखिएगा, है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो किसकी याद आई? किसी अर्थशास्त्री की याद आई यहां पे कि नहीं आई? ब्याज की दर और बॉन्ड की कीमतों में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। अर्थात ब्याज अगर जो बढ़ रहा है तो बॉन्ड की कीमत क्या होगी? कम होगी। किसकी याद आई? किसी अर्थशास्त्री की याद आई? कमेंट करके बताइए भाई किसकी याद आई। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि ब्याज की बाजार दर में अगर जो कमी हो रही है तो बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि होगी, क्योंकि बॉन्ड और ब्याज की दर में क्या पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। और ये किसने बताया? ये किन्स साहब के द्वारा बताया गया। तो किन्स ने ब्याज और बॉन्ड की कीमतों में क्या बताया? विपरीत संबंध बताया था, और वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, कि किन्स के सिद्धांत में प्रभावी मांग वहां होता है जहां पर। आज ही मैंने एप्लीकेशन पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। तो जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल रही है वहां पे। अब इस प्रश्न को ठीक करने का, ठीक तरीके से सोचने का, अगर जो आप कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से पढ़े हैं तो आपको तुरंत याद आना चाहिए। कहां से? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से याद आना चाहिए कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपने रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, या अगर जो किसी कारणवश पूर्ण रोजगार नहीं, किसी कारणवश बेरोजगारी आती है तो भी अर्थव्यवस्था में ऐसी शक्तियां स्वतः क्रियाशील होती हैं जिससे अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित होने लगती है। अर्थात अर्थव्यवस्था में जितने प्राकृतिक और भौतिक संसाधन हैं, सभी प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन के स्तर को अधिकतम किया जा रहा है। लेकिन जब किन्स साहब आए तो इनकी आलोचना की है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की। किन्स साहब कहे कि भैया आप तो कह रहे हैं कि जितना उत्पादन हो जा रहा है सभी की मांग अर्थव्यवस्था में हो जा रही है, लेकिन ऐसा संभव है ही नहीं, सभी को रोजगार मिल ही नहीं रहा है। अगर जो वास्तविक जगत में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के मध्य लाखों ऐसे श्रमिक हैं जो प्रचलित मजदूरी से कम मजदूरी पर क्या कर रहे हैं? प्रचलित मजदूरी से कम मजदूरी पर मजदूरी कर रहे हैं, और लाखों श्रमिक ऐसे हैं जिनके पास रोजगार ही नहीं है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम मौद्रिक मजदूरी में कटौती करके रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं, या अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में विद्यमान है? इसी आधार पर आलोचना करते हुए कहते हैं
कि देखिए रोजगार का जो स्तर होता है, जो अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर होता है वो प्रभावी मांग के कारण होता है। वो किसके कारण होता है? प्रभावी मांग के कारण होता है। और प्रभावी मांग इज इक्वल टू क्या होता है? जहां पे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग जो होता है, समग्र मांग जो होता है वो समग्र पूर्ति के बराबर होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं ना, कि जहां सकल मांग कीमत तथा सकल पूर्ति कीमत परस्पर आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को पढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूं कि कुछ भी छूटने वाला नहीं है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। अगर जो आप ठीक तरीके से 2-3 महीने 4 महीने हमारे साथ लग गए ना, तो विश्वास मानिए एप्लीकेशन पे अगर जो पढ़ रहे हैं और यूट्यूब पे पढ़े, कहीं से कुछ नहीं छूटेगा भाई। कैसे छूटेगा? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वहां पे हम लोग सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, नोट्स भी पढ़ते रहिए। टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है, समय समय पे टेस्ट दीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट, कहां से प्रश्न बनेगा भाई? इतनी सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिल रही है। यूट्यूब पे रोज इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस हो रही है, कहां से इकोनॉमिक्स के प्रश्न बनेंगे? सब कुछ कवर हो जाएगा। अलग अलग बैच है, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सबका अलग अलग बैच है। और अलग अलग बैच में अलग अलग सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं कि प्रगतिशील कराधान का सिद्धांत सामान्यतः स्वीकार राजनीति है। बिल्कुल ठीक है। प्रगतिशील सिद्धांत हमें क्या बताता है? करारोपण का ये बताता है कि जैसे जैसे एक व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, उसी अनुपात में कर की दरों में भी वृद्धि होती है। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और प्रगतिशील कराधान आय और संपत्ति के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। करता है भैया, आय की विषमता को कम करता है। आय की विषमता को कम करता है। प्रगतिशील कर क्या करता है? आय की विषमता को कम करता है। जब जिसके पास ज्यादा इनकम होगा वो ज्यादा टैक्स देगा, और जब वो ज्यादा टैक्स देगा तो गवर्नमेंट के पास जब पैसा जाएगा तो वो गरीबों में गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगा। तो भैया जब गरीबों में खर्च करेगा तो गरीब भी निवेश के लिए आगे आएगा, वो भी सर उठा करके जी सकेगा। तो ऐसी स्थिति में ये बात तो गलत हो गई। लेकिन जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर ए सही है किंतु आर सही नहीं है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष के आयु समूह के लोगों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है? चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, नंदूलाल जी, राजेश प्रजापति जी, बबीता जी, अरविंद जी, भगवती जी, अर्चू जी, ठीक है, आकांक्षा मलिक जी, लाल बहादुर जी, ठीक है, शिवानी श्रीवास्तव जी, सदानंद मिश्रा जी, नरेंद्र कुमार जी, सतीश जी, ललिता जी, चंद्रबली प्रजापति जी, सरिता दुबे जी। चलिए बताइए, राजेश जी, अफसाना सिद्दीकी जी। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक, एक सेकेंड। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अगेन सी बोल रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल ठीक है। तो ये है दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत कब होती है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कमेंट करके बताइए किस ईयर में इसकी शुरुआत होती है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, इसके अंतर्गत ये कहा गया कि अगर जो कोई व्यक्ति 18 से 70 वर्ष के आयु का है और उसे दुर्घटना हो जाती है तो 2 लाख रुपए का उसे क्या किया जाएगा? दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। वो क्या? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किस उपाय का परिणाम यह निकलता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी कब होगी अर्थव्यवस्था में? चलिए, धर्मजय उपाध्याय जी बताइए।
ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भैया? सबके कमेंट को मैं देख रहा हूं, है ना? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं क्या? सभी लोग सी बोल रहे हैं, और कोई सी के अलावा कोई नहीं है? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, क्या गलत होंगे कि सही? तो जितने भी महानुभाव सी बोलेंगे, क्या सभी लोग ठीक होंगे? हाँ भाई ठीक होंगे। देखिए ये क्या कर रहा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कब होगा? तो भैया अगर जो केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को लोगों से खरीदेगा, तो ऐसी स्थिति में तो मुद्रा आपूर्ति में कमी आएगी ना। और यहाँ पे पूछ रहा है कि बढ़ोतरी होगा, तो अगर जो प्रतिभूतियों को क्रय करेगा तो इससे तो मुद्रा आपूर्ति में कमी आएगी। तो ये बात तो गलत हो गई। लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा को जमा करना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोग अगर जो वाणिज्यिक बैंक में मुद्रा को जमा करेंगे, तो ऐसी स्थिति में साख सृजन जो होगा ज्यादा होगा, और जब साख सृजन ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। और सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से उधार लेने पे, बिल्कुल ठीक है, सरकार जब केंद्रीय बैंक से उधार लेगी तो मुद्रा का व्यय कहां पे करेगी? व्यय अर्थव्यवस्था के अंदर ही तो करेगी ना। तो जब व्यय अर्थव्यवस्था के अंदर करेगी तो मुद्रा क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 100% ये बात सही है। उसके बाद केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को लोगों को बेचना, नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर 2 और 3 सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी 2 और 3 की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी की बात हो रही है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, क्या होगा? क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत? एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड रुक जाइए, मैंने गलत कुछ पढ़ दिया क्या? एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड। निम्नलिखित में से किस उपाय का परिणाम, सॉरी परिणाम पूछ रहा है भाई। देखिए ये वाली बात मैंने गलत पढ़ दी, मैंने बस हल्के में इतना पढ़ दिया और प्रश्न गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक 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 है, आपकी बात मैं समझ गया। ठीक है, ये वाला जो है उपाय का परिणाम ये पूछ रहा है, ये परिणाम पूछ रहा है, ठीक है, इस बात को समझिए। तो निम्नलिखित में से किस उपाय का परिणाम यह निकलता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है? बिल्कुल ठीक है, तब तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की लोगों से खरीदारी की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तब तो ऐसी स्थिति में मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी जब लोगों से खरीदारी की जाएगी। मैंने थोड़ा सा क्या किया था कि वहां पे मिस्टेक कर दिया था, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से उधार, तो भाई तीसरा भी तो सही है ना। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से उधार, सरकार जब केंद्रीय बैंक से उधार लेगा, पहला नंबर तो ठीक है, लेकिन तीसरा नंबर भी तो ठीक होगा सर, कि सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से उधार। जब सरकार केंद्रीय बैंक से उधार लेगा तो सरकार अपने जेब में रखने के लिए थोड़ी पैसा उधार लेगा, अर्थव्यवस्था में डालने के लिए ही तो उधार लेगा। तो ऐसी स्थिति में ये भी तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करेगा ना सर। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो 1 और 3 दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर ए को हम बना देते हैं 1 और 3। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे थे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाँ ठीक है, अगला 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 चलिए बताइए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भैया थोड़ा सा कंसंट्रेशन से आप भी पेपर को पढ़िएगा। ठीक है, कंसंट्रेट होकर के पेपर को पढ़िएगा, क्योंकि किसी से भी गलती हो सकती है अगर जो थोड़ा भी आप कंसंट्रेशन को कोलैप्स करते हैं। तो वीके.आर.बी. राव संबंधित हैं। वीके.आर.बी. राव किससे संबंधित है? बच्चों वाला प्रश्न आ गया। वीके.आर.बी. राव, तो भैया आप कहेंगे ना कि सर जी ये राष्ट्रीय आय से संबंधित हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। और
राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? बार बार प्रश्न पूछा जाता है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1949 में। अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस साहब थे। ठीक है, सलाहकार कौन थे? कमेंट करके बताइए, सलाहकार कौन थे? कमेंट करके बताइए। अगला कि दो देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र, उभयनिष्ठ बाह्य कर, पूंजी और श्रम का मुक्त प्रवाह तथा सरकार और मौद्रिक नीतियों में एकीकरण की नीति के संबंध में समझौता क्या कहलाता है? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। निवेदन है सभी लोगों से कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और रोज आपकी क्लास होती है, आपकी क्लास जो है वो रोज होती है, एक दिन नहीं, रोज क्लास आपकी होती है, इस बात को समझिए। ठीक है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स की क्लास 365 दिन देखने को आपको मिलेगी। एप्लीकेशन पे भी रोज क्लास मिलेगी और यूट्यूब पे भी रोज क्लास मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि आपको दोनों जगह क्लास नहीं देखने को मिलेगी। अगर जो तबीयत ठीक नहीं है या किसी कारण बस एक दो दिन की छुट्टी ले लिया तो ले लिया भाई, नहीं तो हमारे यहाँ क्लास चलती रहती है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं क्या सभी लोग? सभी लोग सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तो आपको क्या पढ़ना है? ये समझौता पढ़ना है। तो ये क्या होगा? आर्थिक संघ होगा। तो देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र, उभयनिष्ठ बाह्य कर, पूंजी और श्रम का मुक्त प्रवाह तथा सरकार और मौद्रिक नीतियों में एकीकरण की नीति के संबंध में जो समझौता कहलाता है वो आर्थिक संघ। आर्थिक संघ के अंतर्गत क्या होता है कि जो अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि एक कोई निश्चित दर निर्धारित करती हैं। हो सकता है कि वो कह दें कि जाइए आयात निर्यात क्या करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत उस पर कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे कि उस पर थोड़ा बहुत नियंत्रण सरकार की भी रहेगी। नहीं तो अगर जो बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहेगा तो मुक्त व्यापार क्षेत्र हो जाएगा। तो आर्थिक संघ कुछ नियमों को बना करके उन्हीं नियमों का फॉलो करती है। मतलब जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं सारी अर्थव्यवस्था उस नियमों का क्या करेंगी? फॉलो करेंगी। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न कि यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत लोचशील और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की पूर्तियां बेलोचदार है तब समग्र प्रशुल्क कौन वहन करेगा? बच्चों वाला प्रश्न है भाई, छोटे से बच्चों वाला प्रश्न है। देखिए, आपूर्तिकर्ताओं की पूर्ति जो है वो पूर्तियां बेलोचदार है, ठीक है, और घरेलू उपभोक्ताओं की मांग क्या है? लोचदार है। मतलब एक देश में जैसे मान लीजिए कि कोलगेट बनाने वाली कंपनी है, कोलगेट हमारे देश में आ रहा है, ठीक है, तो भैया जो कंपनी कोलगेट बना रही है वो इसलिए बना रही है कि हम भारत में ले जाकर के बेचेंगे, ठीक है। तो अगर जो गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगा दे और कोलगेट 10 रुपए में बिक रहा है, गवर्नमेंट 2 रुपए टैक्स इस पे और लगा दे, तो अब कोलगेट बनाने वाली कंपनी की मजबूरी है कि कोलगेट 10 ही रुपए में बेचेगा, क्योंकि बाबा रामदेव जी 10 रुपए में पतंजलि का पेस्ट बेच रहे हैं, ठीक है, क्लोजअप जो है वो 10 रुपए का पेस्ट बेच रहा है। तो भैया ये कोलगेट बनाने वाली कंपनी पूरा का पूरा कर का भार अपने ऊपर ही ले लेगा, क्योंकि ये कोलगेट बनाने वाली कंपनी के पास अब कोई चारा ही नहीं है, वो पूर्ति को परिवर्तित नहीं कर सकता है, क्योंकि पूर्ति जो है वो बेलोचदार है। तो पूरा का पूरा जो टैक्स या प्रशुल्क जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा वो कौन वहन करेगा? विदेशी उत्पादकों के द्वारा वहन किया जाएगा। अगला, संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन बात करता है भैया संतुलित समृद्धि दर की? ये रैगनर नट साहब करते हैं। रैगनर नट साहब करते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं, अर्थात कृषि है, उद्योग है, सेवा है, सभी क्षेत्रों में आप समान रूप से निवेश कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सभी क्षेत्र एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो मांग व पूर्ति क्या होगी? क्रियाशील होगी और अर्थव्यवस्था विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। लेकिन हर्षमैन साहब क्या कहते हैं? ये असंतुलित विकास की बात करते हैं। हर्षमैन साहब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में क्या करना है?
कि समान रूप से निवेश नहीं करना। ठीक है, बीपीएससी में एज क्या होता है बता दीजिए। गूगल जो बात आप इतनी बार यहाँ पे लिख रही हैं, इसी बात को आप गूगल में लिख दीजिए, गूगल बता देगा आपको, है ना। गूगल में लिख लीजिए, गूगल आपको बता देगा। क्योंकि क्लास की एक फ्लो होती है, इसी फ्लो पे हम लोग चल रहे हैं, है ना। नहीं तो फिर फ्लो टूट जाएगा तो बहुत सी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं वही बात आप गूगल में लिख दीजिए, गूगल आपको अभी बता देगा। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में समान मात्रा में निवेश। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या ये है कि हमको अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश करना चाहिए, है ना। अगला कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? चलिए भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं भाई? हाँ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निम्नलिखित में से कब शुरू किया गया? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं भाई, इसका ऑप्शन ए ही होगा, है ना। देखिए मैं गलत कर दिया, आज 2 क्वेश्चन पता नहीं क्यों ऐसे हो गए। निजी और सामाजिक लाभों के बीच अपसरण दूर करने हेतु कार्यकलापों का व्यापक स्तर पे विस्तार। ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा, लेकिन डी से पहले जो है वो ए ही सही होगा। ठीक है, डी के पहले जो होगा वो क्या होगा? ए ही सही होगा। हाँ ठीक है भाई, मैं बताया हूं मैं बताया हूं, ठीक है, बात सही है, बहुत बार डिस्क्राइब किया। चलिए, डी से पहले ए ही होगा, ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। हाँ ठीक है, बात सही है। हाँ भाई ठीक है, मान लिया मैंने चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। कई बार बताया उस प्रश्न को मैंने। हाँ ठीक है, चलिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, वर्ष 2005 में शुरू कर दिया गया, और यह संपूर्ण भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार हेतु है। ठीक है, तो संपूर्ण भारत में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है उन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरीके से बेहतर किया जाए। आज पूरा दिन भर मैंने क्या हुआ कि थोड़ा भी मैं आराम नहीं किया, तो थोड़ा सा पता है कि आज थोड़ा सा मेंटली रूप से भी थका हुआ हो, फिजिकली भी थका हुआ हो, है ना। तो थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत हो जा रही तो बता दीजिए भाई, है ना। कोई दिक्कत हालांकि नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आप सभी लोग को पता ही है कि मैं प्रयागराज में रहता हूँ, और प्रयागराज में बहुत सालों से रहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये जो आप सभी लोग को पता ही होगा कि माघ मेला लगता है प्रयागराज में, एक दिन में करोड़ों करोड़ों लोग होते हैं जो संगम में जाके डुबकियां लगाते हैं। तो आज हमारे लोग भी हमको फोन किए, सभी लोग कहे कि चलिए आज चलते हैं, थोड़ा सा इसी बहाने क्या होगा कि पुरानी यादें भी ताजी हो जाएगी और संगम में स्नान भी कर लिया जाएगा। तो मैं भी पैदल ही चला गया। तो ऐसी स्थिति में जाने में आने में बहुत सारा थकान हो गया ठीक है, तो थोड़ी सी थकान है बस, और कोई बात नहीं। अगला प्रश्न क्या उत्तर होगा भाई कि संशोधित जन्म दर का समीकरण क्या है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बी बोल रहे हैं सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सब गलत होंगे, वी वाले सब गलत होंगे कि सही होंगे बताइए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सब गलत होंगे। संशोधित जन्म दर जो होता है
इसमें पंजीकृत जन्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, पंजीकरण की बात होनी चाहिए, इसमें पंजीकरण नहीं दिया गया। ये किसकी बात कर रहा है? संशोधित जन्म दर की बात बोल रहा है। अगर जो केवल जन्म दर की बात करता तब ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे संशोधित जन्म दर की बात हो रही है। तो संशोधित जन्म दर इज इक्वल टू एक वर्ष में पंजीकृत जन्म संभावित जन्म अपान वर्ष मध्य की जनसंख्या इंटू 100। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का बिल्कुल उत्तर ठीक है ना। अगला प्रश्न, ओकुन का नियम क्या बताता है भाई? चलिए, ओकुन का नियम क्या बताता है? बिल्कुल, ओकुन का नियम क्या बताता है? बच्चों वाला प्रश्न है। सभी लोगों से निवेदन है थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। ओकुन का नियम ये बताता है कि बेरोजगारी और राष्ट्रीय आय में क्या होता है, या राष्ट्रीय उत्पाद में विपरीत संबंध होता है। या आसान भाषा में कहे तो उन्होंने ये कहा कि अगर जो बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी, तो बेरोजगारी क्यों बढ़ेगी? बेरोजगारी इसीलिए तो बढ़ेगी कि लोग उत्पादन का कार्य छोड़ रहे हैं, और जब उत्पादन का कार्य लोग छोड़ रहे हैं तो उत्पादन का स्तर कम होगा, और जब उत्पादन का स्तर कम होगा तो आपका राष्ट्रीय आय जो होगा वो क्या होगा? कम होगा, राष्ट्रीय आय में कमी आ जाएगी। अर्थात बेरोजगारी और राष्ट्रीय आय में विपरीत संबंध है। ऐसे ही अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या क्या हो रही है, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो रही है, अर्थात बेरोजगारी कम हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उत्पादन में लगे हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्पादन में लगे हैं तो उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि बेरोजगारी तथा वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में ऋणात्मक संबंध को बताता है या विपरीत संबंध को बताता है। अगला, चलिए सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि इनमें से कौन सा वर्ष 1991 की नवीन औद्योगिक नीति की एक विशेषता नहीं है? हाँ, बात बिल्कुल ठीक है कि अगर जो एम्प्लॉयमेंट 1% इंक्रीज होता है तो क्या होगा? ये किसने कहा था? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये बात किसने कही थी कि अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का स्तर 1% बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि उस अर्थव्यवस्था की जो राष्ट्रीय आय है उसमें 2.5% की कमी आएगी। ये बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए कि किसने कहा था कि अर्थव्यवस्था में अगर जो 1% बेरोजगारी की दर बढ़ेगी तो उससे उस देश की जीडीपी में 2.5% या 2 वर्ष की कमी आएगी। ये किस अर्थशास्त्री ने कहा था? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा भाई, ठीक है। हाँ, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, कहीं पे 2% दिया होता है, कहीं पे 2.5% दिया होता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, ओकुन ने दिया था, ठीक है। क्या उत्तर होगा? तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं? चलिए थोड़ा आराम से करिए, गलतियां बहुत सारी हो रही हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सबका उत्तर ठीक होगा कि उच्च वरीयता एवं रणनीतिक क्षेत्रों के सार्वजनिक उद्यमों का सशक्तिकरण हुआ। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उच्च वरीयता और रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उद्यमों में कोई सशक्तिकरण देखने को नहीं मिला। औद्योगिक नीति आई तो लाइसेंस की व्यवस्था खत्म कर दी गई। कहा गया कि केवल 6 उद्योग 6
प्रकार की कंपनियां स्थापित करना चाहेंगे तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, नहीं तो मत लीजिए। आप वैसे ही जाइए, उत्पादन करिए, आयात करेंगे, निर्यात करेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था को अब क्या करेंगे, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। बिल्कुल ठीक। कि निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुन लीजिए भाई। कि अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है, अभिकथन और तर्क। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, भारत में औद्योगिक विकास रणनीति के मापने की पसंद, आकार और साधन प्रयोग की तीव्रता का ध्यान रखना पड़ता है। बात बिल्कुल ठीक है भैया। हम उद्योगों का विकास तो कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी जानना पड़ेगा कि राष्ट्र की रुचि किस वस्तु को परचेज करने की है, ठीक है। उद्योग का आकार कैसा है, या जो हमारे पास प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है वो क्या इस उद्योग के लिए सुटेबल हैं कि नहीं है, ठीक है, देखते हैं जरूर। साधन असंतुलन और संसाधन प्रवाह भारत में सतत औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है। क्या ये बात सही है? साधन असंतुलन और संसाधन प्रवाह भारत में सतत औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है। ये बात दोस्तों 100% ठीक है। हालांकि हमारे देश में बहुत प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन और भौतिक संसाधन दोनों मौजूद हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें संतुलन नहीं बना पा रही, या जो चीज हमारे पास नहीं उसकी आयात हमें करने की जरूरत है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट के पास उतना बड़े पैमाने पे पूंजी नहीं है कि इन सारे उपकरणों का वो क्या कर पाए, आयात कर पाए। तो बात तो सर दोनों ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूं कि अगर जो आप हमारे साथ एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होने वाली है। आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं। अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीट आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। दोपहर में लाइव क्लास होती है। इन केस अगर जो लाइव क्लास नहीं जुड़ पाएंगे तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कंप्लीट आपको नोट्स भी मिलता है, ताकि आप नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए, ताकि आप आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाएं, पीछे के कॉन्सेप्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज करते जाएं, कोई भी चीजें भूले नहीं। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए, इस बात को समझ पाइए कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। क्या आप भारतीय अर्थव्यवस्था में, या मुद्रा एवं बैंकिंग में, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कहाँ पे गलत कर रहे हैं। जहां पे भी गलती कर रहे हैं उसको सुधार करिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आपको करंट भी कवर कराए जा रहे हैं। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। इट मीन्स एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जब भी कहीं भी कोई भी नई वैकेंसी आती है और जब नया बैच प्रारंभ किया जाता है तो आपको वहां पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से 1 रुपए भी फीस देने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है और एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप सेम नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।